नमस्कार। एम.कॉम फाइनल ABST गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम ऑपरेशन रिसर्च जो आपके पेपर 6 है उसका तीसरा ही लेक्चर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च का अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपको क्या बताता है कि जब किसी भी संक्रिया विज्ञान की जो भी कोई भी जो टेक्निक होती है उनको जब हम अपनाते हैं निर्णय लेने के लिए, तो उस टेक्निक के लिए जो स्टेप्स होती हैं, जो मेथोडोलॉजी होती है या जो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है। यानी कैसी प्लानिंग करते हुए, कैसी भी रचना करते हुए हम किसी समस्या के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। क्योंकि संक्रिया विज्ञान की सभी प्रविधियां वैज्ञानिक होती हैं, तो जब कोई भी विधि वैज्ञानिक होती है तो एक निश्चित योजना के अनुसार एक क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन होता है। ये जो इसकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के जो क्रम होते हैं वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले समस्या को डिफाइन और फिर फॉर्मुलेट किया जाता है। उसके बाद में मॉडल बनाया जाता है, समस्या का संबंध में प्रतिरूप तैयार किया जाता है, फिर प्रतिरूप का हल निकाला जाता है। प्रतिरूप का जो हल निकाला गया है उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद में जो हल है उसको नियंत्रित किया जाता है और फिर जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वैलिडेशन होता है प्रतिरूप का, और अंत में जो सॉल्यूशन निकाला है प्रतिरूप का उस सॉल्यूशन को एक्चुअल में रियल फील्ड में लागू करके और फिर उसका फॉलोअप किया जाता है। इसको देखा जाता है कि उसके प्रभाव क्या रहे हैं। ये एक विस्तृत प्रक्रिया है, एक तरह से एक प्लानिंग है जो कि किसी भी संक्रिया विज्ञान तकनीक के अंतर्गत अपनाई जाती है। हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले समस्या को परिभाषित और निरूपित करना। जो भी संक्रिया विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं वो सूचना और समंकों को सबसे पहले एकत्रित करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनको विश्लेषित किया जाता है और फिर जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके संदर्भ में उस प्रॉब्लम यानी जिस समस्या के संबंध में वो डाटा इकट्ठे किए गए हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। और ये जो समस्या होती है उस समस्या को यानी प्रॉब्लम को जिसके संबंध में डाटा इकट्ठे किए गए हैं उससे जब हम आगे एक प्रतिरूप या मॉडल तैयार करेंगे उससे पहले जो समस्या होती है उसकी जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं तो एक पैराग्राफ बनता है। यानी वो सभी सूचनाएं एक पैराग्राफ के रूप में होती हैं और जो पैराग्राफ के रूप में दी हुई जो सूचनाएं होती हैं या डाटा होते हैं उन डाटा को या पैराग्राफ की उन सभी सूचनाओं को हम एक समस्या के रूप में फॉर्मुलेट करते हैं। समस्या के रूप में फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है या जो ऑब्जेक्ट है या उद्देश्य है जिसके लिए निर्णय लेना है, उस उद्देश्य को सबसे पहले पहचान की जाती है उसको,
और उसके पाने के विकल्पों की तलाश की जाती है। यानी सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस संस्था के उद्देश्य क्या है, यानी जो समस्या जो संस्था सुलझाना चाहती है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और मार्केट एक्सप्लोर, मार्केट शेयर इंट्रोड्यूस करना, नए किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है अलग अलग संस्थाओं के जो है प्रकृति के हिसाब से। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वास्तव में उस समस्या का ऑब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में डाटा इकट्ठे किए गए हैं। दूसरा, जो विकल्प होते हैं, क्योंकि समस्या कोई भी है तो उसको हल करने के भी कई विकल्प होते हैं, तो उन विकल्पों में से जो प्रभावशाली विकल्प है उसका चयन करना होता है। तो पहले प्रत्येक विकल्प की जो प्रभावशीलता है या उसका क्या असर आएगा उसको मापा जाता है, यानी उसका मेजरमेंट किया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन होता है। और इसके बाद जो संगठन जो है, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके काम क्या है, उसकी नीतियां क्या है, उनका अध्ययन किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यावसायिक संगठन की कोई भी समस्या के संबंध में वैसे दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो वेरिएबल होते हैं जिस पर किसी भी निर्णयकर्ता का जो है वो नियंत्रण होता है, और अनकंट्रोलेबल वो होते हैं जिनके ऊपर का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो जो कंट्रोलेबल जो वेरिएबल होते हैं उनके बारे में, और जो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, यानी जिसको अपन लक्ष्य फलन कहते हैं, इन दो प्रकार की सूचनाओं को विशेष तौर से, यानी एक तो क्या होता है कि जितने भी जो वेरिएबल होते हैं जो कंट्रोलेबल हैं, उन वेरिएबल्स के संबंध में जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं यानी प्रतिबंध दिए गए हैं, उन प्रतिबंधों की पहचान होनी चाहिए। और दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है वो क्या है। तो कुल मिलाकर के आप इस पॉइंट के अंदर जो किस चीज़ का मेंशन करेंगे, आपको सीधी सीधी से एक बात ध्यान रखनी है कि जब कोई भी समस्या होती है उसका हल करना होता है, उससे पहले उस समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है। जब ये सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं तो एक पैराग्राफ के रूप में वो फॉर्मुलेट होती है। उसके बाद में उस पैराग्राफ से हम समस्या का उस जो पैराग्राफ में जो विभिन्न इंफॉर्मेशन होती है उससे हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। और प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको हम लक्ष्य कहते हैं। तो हमें ये पहचान करनी होती है कि लक्ष्य क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट है, मैक्सिमाइज द कॉस्ट है। दूसरी पहचान हमें ये करनी पड़ती है कि वो कौन से कॉन्स्टेंट्स या प्रतिबंध हैं, जो वो कौन सी रिसोर्सेज से संबंधित कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके भीतर आपको ऑब्जेक्ट को हासिल करना है। और उन कॉन्स्टेंट्स को जब चूंकि अपन उन कॉन्स्टेंट्स के अंदर ही जो है वो वेरिएबल्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि वो इस तरीके के वेरिएबल होते हैं जो एक लिमिट में रहेंगे। क्योंकि अगर वो लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर तो उनका कोई आप किसी निर्णयकर्ता के हाथ में ही नहीं है वो निर्णय लेना। तो जो भी वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल को वो कंट्रोलेबल होते हैं, और वो उन वेरिएबल में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। तो जो कॉन्स्टेंट्स यानी लिमिटेशंस होती हैं रिसोर्सेज को बांटने की, उनको हम पहचान करते हैं। तो इसमें डाटा इकट्ठे करना, कलेक्शन करना, और फिर डाटा कलेक्ट करके उससे प्रॉब्लम को बनाना। प्रॉब्लम बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए दो मुख्य बातें होती हैं। एक तो प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको लक्ष्य का पता होना चाहिए, और दूसरा उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज के कॉन्स्टेंट्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। ये कार्य इस के अंतर्गत हम सबसे पहले करते हैं। दूसरा इसका जो है वो है प्रतिरूप का हल ज्ञात दूसरा इसका है गणितीय प्रतिरूप को तैयार करना। क्योंकि हमने पहले केवल समस्या को डिफाइन किया है और समस्या को फॉर्मुलेट किया कि ये समस्या है,
अब इस समस्या को जब एक मॉडल के रूप में लिखा जाता है, यानी एक मैथमेटिकल मॉडल जब उसका कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तब जो है वो मॉडल बनाने के बाद ही हम आगे की ओर, हल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रतिरूप बनाने का मतलब ये होता है कि जो समस्या का जो लक्ष्य फलन है या उद्देश्य फलन है, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और दूसरे जो कॉन्स्टेंट्स से रिलेटेड जो प्रतिबंध हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये दोनों चीज़ें किसी समीकरण या असमीकरण के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, तब एक मॉडल का निर्माण होता है। जैसे लक्ष्य टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट है, लाभ को अधिकतम करना है, तो एक तो उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, तो वो मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू ये x प्लस इतना y, ऐसे करके एक इक्वेशन बनती है जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और ये समीकरण के रूप में बनती है। दूसरे जो साधनों से संबंधित प्रतिबंध या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंट से संबंधित प्रतिबंध होते हैं, वो भी समीकरण या असमीकरण के रूप में हो सकते हैं। जैसे दो प्रकार के वेरिएबल्स के अंदर जब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि दो प्रकार के जो वेरिएबल्स के अंदर अगर एक वीक के घंटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो वो मैक्सिमम जो किसी एक साधन की जो कैपेसिटी है उसके बराबर होगा। तो इसलिए साइन लेस देन इक्वल टू का हो गया, क्योंकि उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो प्रतिबंध हो गया बिल्कुल लेस देन इक्वल टू का प्रतिबंध, इसलिए उसको हम समीकरण में न करके असमीकरण के रूप में व्यक्त किया गया प्रतिबंध कहते हैं। अगर कोई ऐसा प्रतिबंध है कि जिसके रिसोर्सेज के जो है वो दोनों प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो मैक्सिमम जो रिजल्ट आता है वो अगर या मिनिमम जो भी रिजल्ट आता है वो बिल्कुल इक्वल आता है, यानी वो रिसोर्सेज में न तो उससे कम आएगा और न उससे ज़्यादा होगा, तो उस कैपेसिटी के बराबर अगर एक्चुअल में आता है तो वो इक्वल का निशान हो जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि जो समस्या फॉर्मुलेट की गई थी, उस समस्या के अंदर जो डाटा दिए गए थे, वो डाटा जैसा बोलेंगे उसी हिसाब से प्रॉब्लम का जो है वो मैथमेटिकल मॉडल बनेगा। अगर उस समस्या में कोई मैक्सिमम लिमिट कहीं व्यक्त की गई तो लेस देन का साइन आ जाएगा कॉन्स्टेंट्स का। यदि उस समस्या के अंदर कहीं बिल्कुल ये कहा गया है दैट इज इक्वल टू दिस, तो इक्वल के रूप में आ जाएगा। दूसरी ओर ये कहता है कि वो मिनिमम उसके अंदर जो है वो उसके रिजल्ट दिए हुए आगे, तो जैसे रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट दे दी तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है, इस मैथमेटिकल मॉडल के अंदर दो मुख्य रूप से इसके स्टेप हैं। पहले स्टेप में लक्ष्य फलन उद्देश्य फलन को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरे स्टेप के अंतर्गत जो कॉन्स्टेंट से रिलेटेड समीकरण या असमीकरण लिखे जाते हैं। राइट। तो दूसरी बात इसके अंदर एक और है, जैसे एक शब्द आता है इसमें चर, वेरिएबल। वेरिएबल का यहाँ क्या अभिप्राय है कि ये जो वेरिएबल जो होते हैं जिनके एक्चुअल में मान किसी निर्णयकर्ता द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो ये जो प्रोडक्ट एक्स और वाई बनाने हैं, तो इनकी मात्रा क्या होगी, ये डिसीजन वेरिएबल हो गए एक्स और वाई। अब जिस चीज़ का आंसर ज्ञात करना है, वो कहता है आपको कि आप एक्स और वाई की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो एक्स और वाई वेरिएबल हो गए। अब ये जो वेरिएबल होते हैं ये निर्णयकर्ता के नियंत्रण में। नियंत्रण का मतलब ये होता है कि जब इन एक्स और वाई को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज दिए गए वो आपके पास लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड है तो उसकी मात्रा जो बनेगी उससे वो भी लिमिटेड ही बनेगी। इस तरीके के निर्णय ही वास्तव में निर्णयकर्ता के अधीन होते हैं। तो इन जो निर्णय चर जो होते हैं जिनको अपन नियंत्रण योग्य कहते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उसके बस की बात है, कितनी भी निर्धारित करके देख सकता है।
उत्पादन की जाने वाली मात्रा है, उसके हाथ में है, कितनी भी उसके अंदर मात्रा वो लिख सकता है, तो ये नियंत्रण योग्य हो गया। लेकिन कुछ अनियंत्रण योग्य चर होते हैं, उनका वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो वेरिएबल नियंत्रण योग्य नहीं होते। क्योंकि जैसे मान लीजिए डिमांड है, जो सामग्री खरीदी जाएगी उसकी कॉस्टिंग है, कोई पता नहीं कितनी होगी और न उसके ऊपर नियंत्रण है। प्राइस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन खरीदने की जो कॉस्ट है उसको डिसाइड नहीं करना, वो आपके हाथ में नहीं होती है, निर्णयकर्ता के हाथ में नहीं होती है। तो एक्चुअल में जो चर होते हैं, जो वेरिएबल जैसे एक्स और वाई होते हैं, उनका ही मान कैलकुलेट करना होता है, तो उनको अपन नियंत्रण योग्य या कंट्रोलेबल वेरिएबल कहते हैं। प्रतिरूप का हल ज्ञात करना तीसरा मुख्य स्टेप जो है इस स्ट्रेटेजी का, वो होती है कि जो प्रतिरूप बनाया गया है, यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट्स जो समीकरण और असमीकरण के रूप में थे, उनको से जो मॉडल तैयार किया गया, उस मॉडल से हल कैलकुलेट किया जाएगा। ये हल कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई दो प्रोडक्ट बनाने थे, दो मशीनें थी, तो हो सकता है आप उसको ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करके भी उसका तैयार कर लें, और दूसरा एक सिंप्लेक्स विधि होती है, उससे आप उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप की समस्या के बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसे जो हल है, वो कैसा भी टेक्निक्स यूज करते हुए जो हल कैलकुलेट किया जाता है, उसको प्रतिरूप का हल कहते हैं। और उस प्रतिरूप के हल का क्या मतलब हुआ? पहला इस हल के अंतर्गत उन वेरिएबल्स की जो मान है, जो वैल्यू है, वो कैलकुलेट करना हल के अंदर आता है। दूसरा, जो वेरिएबल की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की है, उसके आधार पर जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य का मान क्या आता है। ये दो प्रकार की चीजें जो हैं वो किसी प्रतिरूप के हल में शामिल की जाती हैं। तो इन दो चीजों का आंसर आपको उस मॉडल का कैलकुलेशन देता है। किसका? एक तो जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू फाइंड करना, जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं, जिनका मान कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, या जो समस्या है, जैसे x की कितनी बनाएं और y की कितनी इकाइयां बनाई जाएं, उसका जो आंसर होगा वो। दूसरा, उस आंसर के अनुसार जो लक्ष्य हमने हासिल किया था वो कितना आता है। जो लक्ष्य मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, कॉस्ट को मिनिमाइज या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का किया था, तो वो हमारा आंसर क्या आता है। ये दो प्रकार की चीजें इस प्रतिरूप के हल से निकलती हैं। और फिर इस आधार पर हम ये मान लिया जाता है कि समस्या का ये हल आ गया, लेकिन ये तो एक संख्यात्मक मान हुए। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं जिनको भी, जो स्थिर नहीं है, यानी वो वेरिएट होते रहते हैं, जो कि उसके एक तरह से हम कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल। तो उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है, केवल संख्यात्मक मान के आधार पर नहीं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो भी व्यवसाय को प्रभावित करते हो, तो उनको ध्यान में रखते हैं। और दूसरी ओर आपके जो प्रतिरूप का हल है उसको ध्यान रखते हैं। चौथा, प्रतिरूप की जांच करना, टेस्टिंग ऑफ द मॉडल। टेस्टिंग द मॉडल, कई बार जैसे आपने सुना होगा कि ये आजकल जैसे कोविड-19 चल रहा है, उसके टीके बनाने की बात होती है, तो बार बार इसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया और उसके बाद में उसको ह्यूमन बीइंग पर भी टेस्ट कर, तो एक बार ये हो गया कि हाँ, ये इस टेस्ट से और इतने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इसको जो है वो करने से और ये रिजल्ट आया कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव असर आया, और ये मान लिया कि एक मॉडल बनाया और इससे आंसर आ गया सही। लेकिन नहीं, ये जो सॉल्यूशन निकाल के मान लिया कि हाँ ये इसका रिजल्ट आ रहा है, तो अब उसके टेस्टिंग के कई स्टेजेस होते हैं। फिर वो कई स्टेजेस की टेस्टिंग को जब वो पास कर लेता है, उसके बाद में उसको फाइनल उसका रूप आता है कि भाई हाँ, अब इसको बनाया जा सकता है
और उसको बनाने के बाद में भी उसके जो है वो कुछ बहुत से कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आंसर आ गया प्रतिरूप बनाने से और फिर ये डन, ये सब कुछ हो गया और इसको लागू कर दो, ऐसा नहीं होता। पहले उसकी टेस्टिंग होती है, उसके परीक्षण किए जाते हैं और उसके टेस्टिंग का, क्योंकि एक तो ये है कि भाई वास्तव में उसको लागू कर दो और फिर नहीं, लागू करने के बाद तो फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं। तो उससे पहले बिना लागू किए ही फील्ड में जो मॉडल ने रिजल्ट दिया उसको पास्ट के जो डाटा होते हैं, पीछे के जो डाटा होते हैं, उन डाटा से उसको मैच किया जाता है और फिर उसके जो असर देखे जाते हैं कि जो जो पीछे की डाटा कलेक्ट कर लिए जाते हैं इंडस्ट्री से, व्यवसाय उस जिस फील्ड के होते हैं, और फिर उसको उसके सॉल्यूशंस को चेंज कर करके और फिर उसके रिजल्ट्स फाइंड किए जाते हैं। एक तो ये टेस्टिंग का, यानी बिना रियल के उसके टेस्ट किए, उसको सॉल्यूशन को लॉन्च किए और उसके पास्ट डाटा के आधार पर उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये टेस्टिंग से क्या होगा, उससे ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई जो मॉडल बनाया गया है वो काफ़ी हद तक सत्यता के नज़दीक है। जो अनुचित चरों को शामिल करके, अब क्या होता है, जैसे उसमें टेस्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पहले तो एक निश्चित आपकी सूचनाएं थी उसके पास में जो उसने कलेक्ट की निर्णयकर्ता ने, और उन सूचनाओं के आधार पर उसने मॉडल बनाया और उसने हल निकाला। लेकिन जब टेस्टिंग की जाती है तो जो जिस उस मॉडल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंतर्गत जो इंट्रोड्यूस की जाती हैं जो शामिल नहीं थी लेकिन अब की जाती हैं, और कुछ ऐसी शामिल थी लेकिन अब उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है और फिर उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। समझ रहे ना? यानी जैसे कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो पहले उसमें इंक्लूड नहीं थे लेकिन अब उनको इंक्लूड करके रिजल्ट देखा जाता है, इसी तरह पहले कुछ वेरिएबल उसमें थे उनको एक्सक्लूड करके फिर रिजल्ट देखा जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है कि पहले वाले जो अजम्पशंस थे जिनके आधार पर प्रतिरूप को बनाया गया था, उन अजम्पशंस में भी कुछ ढील देते हुए, यानी उनको रिलैक्स करते हुए और उसके बाद में उसके जो परिणाम हैं, यानी जो प्रतिरूप के जो नए हल आते हैं उनको भी देखा जाता है। तो एक बहुत ही मल्टी डायगोनल जो है वो एनालिसिस होता है ये, कि ऐसा नहीं कि एक बार सीधा किया और प्रतिरूप हो गया। यानी इसके अंतर्गत आपको जब प्रतिरूप की जांच करनी होती है तो जो ऐसे वेरिएबल, जो ऐसी मान्यताएं जो पहले उसमें इंक्लूड की गई उनको रिलैक्स करते हुए फिर नए परिणाम निकाले जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। नंबर एक बात। दूसरी, जो पीछे के डाटा हैं, जो पास्ट के डाटा हैं, उनसे उसको मैच किए करके और उसके डिफरेंस को देखा जाता है कि इसका क्या प्रभाव रहता है। तीसरी बात जांच के अंदर ये ली जाती है कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो अनअप्रोप्रिएट थे पहले लेकिन अब उनको इंक्लूड करते हुए उसका असर देखना, कुछ ऐसे वेरिएबल जो पहले अप्रोप्रिएट थे, इंक्लूडेड थे, उनको एक्सक्लूड करते हुए उसके ऊपर सॉल्यूशन देखा जाता है। तो उसके परिणाम क्या रिजल्ट आते हैं। तो ऐसे करके उस पूरी टेस्टिंग जो होती है वो उस प्रतिरूप के सॉल्यूशन की जाती है। नेक्स्ट, जो हल निकाला गया है, जो हल निकाला फिर उसकी टेस्टिंग भी हो गई, तो अब तो आप कह सकते हैं कि अब तो उसको लागू कर दो, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा और काम करना है। और वो ये काम क्या है कि जो विश्लेषक होता है या जो निर्णयकर्ता होता है वो कुछ ऐसे आवश्यक कंट्रोल्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस करता है उस सॉल्यूशन के अंतर्गत, जिससे कि यदि परिस्थितियां भविष्य में चेंज हो जाए, क्योंकि ये वेरिएबल है, बहुत से वेरिएशंस आ सकते हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के अंदर भी ये मॉडल फिट जाए, उन
नई स्थितियों को भी उसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस करके, बदली हुई परिस्थितियों के अंदर, है ना। तो उस मॉडल के आंसर में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आ जाए, अगर उन परिवर्तित परिस्थितियों के कारण से थोड़ा असर भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो एडजस्टेबल होता है। क्योंकि हो सकता है कि बदली हुई परिस्थितियों में संभव है कि जो हमने अभी जो सॉल्यूशन हासिल किया और जो परिणाम है उससे थोड़े निराशावादी आ सकते हैं, लेकिन वो जरूरी है कि उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो हल निकाला जाता है उसमें और सुधार किया जाता है, और वो सुधार भविष्य की परिवर्तित परिस्थितियों को समायोजित करने का होता है, तो उनके असर को भी उसमें डाल दिया जाता है। अब तो भाई बन जाओ, सारी चीजें हो गई, मॉडल तैयार हुआ, मॉडल की टेस्टिंग भी हो गई, जो सॉल्यूशन निकाला उसके अंदर और भी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें कंट्रोल कर दिया उसको और भी ज्यादा, उसको और भी कंट्रोल कर दिया, लेकिन फिर भी ये सब चीजें होने के बाद भी अभी सॉल्यूशन को लागू नहीं कर सकते। अभी उसका जो कुछ ऊपर की कार्रवाई की गई है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म सामने आता है, तब जाकर के मॉडल को मान्यता मिलती है। ये स्टैंडर्डाइज जो मॉडल होता है उसको वैलिडेटेड मॉडल कहते हैं। और वो कब होगा? जब उसने सारे टेस्ट पास कर लिए, जब उसके अंतर्गत कुछ कंट्रोलेबल फंक्शंस भी उसमें डाल दिए गए, और उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने के लिए एक स्टेप और की जाती है। और वो स्टेप क्या की जाती है? हम एक जानते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया, कोई प्रमाप निर्धारित किया, उस प्रमाप को क्या करते हैं कि एक्चुअल डाटा से उसको कंपेयर करते हैं, और एक्चुअल डाटा से जब स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है तो एक डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस अगर फेवरेबल आता है तो वो चीज़ हम उस अपने डिसीजन के बारे में कह सकते हैं कि वो फेवरेबल आ रहा है तो हमारा डिसीजन सही है, और अगर अनफेवरेबल आ रहा है तो भी हमारा डिसीजन सही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन चाहे वो हमारा रिजल्ट जो डिफरेंस फेवरेबल आए या वो डिफरेंस अनफेवरेबल आए, लेकिन एक लिमिट के भीतर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब या तो आपकी स्टैंडर्ड गलत थी, या आपने जो स्टैंडर्ड जो बनाया जो उसका तरीका गलत था, जो मॉडल बनाया वो गलत था। तो कहीं मॉडल ही गलत नहीं हो जाए, इसलिए आपका कहीं यथार्थ के धरातल पर तो वो खरा उतरना चाहिए। तो अभी हमने उसको रियल फील्ड में लागू नहीं किया, लेकिन जो मॉडल बनाया गया उसके इंडस्ट्री से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड पीछे के जितने भी डाटा हैं उनसे कंपैरिजन किया। एक तो डाटा कौन से आए? मॉडल को लागू करने के बाद, और एक उस बिना उस मॉडल के जो रियल डाटा है उस इंडस्ट्री, उस एरिया के, उस फील्ड के, उन डाटा को उससे कंपेयर करते हैं। और उस कंपेयर करने से जो डिफरेंस आता है दैट मस्ट नॉट बी सिग्निफिकेंट, अदरवाइज मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो जाना चाहिए कि आपके अनुमान ही गलत सिद्ध करते हो, कि वो वास्तविकता के कहीं नज़दीक ही नहीं हो। तो अगर इन सभी चीज़ों के ऊपर वो खरा उतरता है, यानी एक लिमिट के अंदर ही डिफरेंस आता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है जो वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंतर्गत ही है, तो फिर हमारा मॉडल प्रमाणित मान लिया जाएगा, वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा, वो वैलिडेटेड हो जाएगा। और अब हम तैयार हैं कि लास्ट स्टेप में उस डिसीजन को, सॉल्यूशन को लागू करेंगे। डिसीजन से लागू करने का यानी सॉल्यूशन को लागू करने का मतलब ये होता है कि इन द रियल फील्ड, इन द रियल लाइफ, उस मॉडल के आधार पर डिसीजन लेते हुए, जैसे ये हुआ कि एक्स के रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं दो मशीनों के, तो एक्स की प्रोडक्शन 10 इकाइयाँ करनी चाहिए और वाई की 15 इकाइयों का प्रोडक्शन करना चाहिए, ये हमने डिसीजन लिया। तो अब उन रिसोर्सेज से दोनों मशीनों को यूज़ करते हुए हमने एक्स की 10 बनाई, रियल में 10 बनाई, और वाई की भी 10 बनाई।
या 15 इकाइयाँ बनाई जितनी बनी। अब यदि वो इकाइयाँ पहली बात उस रिसोर्सेज से बनी या नहीं बनी, और यदि वो बनी हैं तो उसी मॉडल के अनुसार हम जितने रिसोर्सेज हमारे बढ़ते गए, जैसे वर्किंग और मशीन आवर्स, उससे हमने कितना प्रोडक्शन किया और उससे कितना प्रॉफिट। अब वो वास्तव में उतना प्रॉफिट आया कि नहीं आया। तो जो डिसीजन लिया गया, जो निर्णय लिया गया, जो समस्या का समाधान किया गया, उस समाधान के आधार पर उस क्षेत्र में उस सॉल्यूशन को ऑपरेट किया गया, यानी उसको एक्टिवेट किया गया, और उस एक्टिवेट करने के बाद में जो उसके रियल रिजल्ट्स आए उनको देखना, यानी उसको नियंत्रित करना, उस हल को नियंत्रित करना। एक तो आपने ऊपर देखा हल पर नियंत्रण, वो हल का नियंत्रण का अभिप्राय तो क्या है, अभी प्रोसेस चल रही है किसकी, मॉडल की। उस प्रोसेस को हम वैलिडेट करने की पोजीशन तक पहुंचने से पहले उसको उसमें कंट्रोल्स डालते हैं, उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ का जो नियंत्रण है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन को एक्टिवेट करने के बाद उस फील्ड के जो एक्चुअल डाटा रिसीव होते हैं, उन एक्चुअल डाटा से हमारे जो एस्टिमेटेड डाटा थे उनसे कंपैरिजन किया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि हमारे उस लक्ष्य को जो हमने सोचा था उसके हम कहीं नज़दीक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये हमारे उस सॉल्यूशन को नियंत्रण का एस्पेक्ट होता है। ये नहीं होता कि केवल मॉडल बनाया और सॉल्यूशन लिया और फिर बस ठीक है लागू कर दिया। अरे भाई लागू तो कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो देखो कि जो हमने बनाया वो कितना इफेक्टिव रहा। ये सब काम होने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द मॉडल इज एक्सेप्टेबल और नॉट। ये इतनी प्रक्रियाएं जो हैं वो इस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी का भाग, मतलब एक बहुत साइंटिफिक वे में किसी उस समस्या के सॉल्यूशन तक हम पहुंचते हैं, हम निर्णय लेते हैं, सॉल्यूशंस को लागू करते हैं, उनका फॉलोअप करते हैं, तब जाकर के वो टेक्निक जो है वो इफेक्टिव हो पाती है। कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस हम इस रूप में देखते हैं। तो हमें इन स्टेप्स का, इस मेथोडोलॉजी का, इस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी का हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे किसी भी ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक को लागू करने के लिए किन चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। आगे के जो और टॉपिक जो है इस यूनिट के, उसके बारे में अपन नेक्स्ट व्याख्यान में देखेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।